निर्मला बोली, मुझे भी तुम्हारी तरह ही भ्रम था कि यह घर मेरा है, लेकिन यह भ्रम उस दिन टूट गया नैना, जिस दिन मुझे इस घर से बाहर निकाला गया। बात उस समय की है जिस समय सबको बच्चे के आने का इंतजार था, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही थी। बहुत सारे डॉक्टरों से दिखाने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो सासू माँ ने झाड़ फूक तंत्र मंत्र सबका प्रयोग करके देख लिया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर एक दिन सासू माँ ने ब्रजेश से उसकी दूसरी शादी की बात की। मेरे सामने तो ब्रजेश ने ना कर दिया था, लेकिन जब मैं वहाँ से चली आई तो उसने कहा, आप ठीक कह रही हैं माँ, मैं भी अब दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैंने किचन से लाते हुए उनकी बातें सुन ली थी। फिर मैंने ब्रजेश से अपने कमरे में इस बात पर काफ़ी झगड़ा किया। उसने मुझ पर हाथ भी उठाया, लेकिन फिर मुझे बहला फुसलाकर मुझसे झूठा वादा कर लिया कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वो किसी लड़की से मिलने जा रहा है। इस बार मैंने उससे कुछ नहीं कहा और चुपके से उसके पीछे पीछे चली गई। जाकर देखा तो वो लड़की से मिलने गया था, उससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था और अगले महीने उससे शादी करने की बात कह रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस लड़की के सामने जा पहुंची। मुझे देखते ही ब्रजेश घबरा गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने भी हिम्मत करके कहा, आपने तो कहा था आप दूसरी शादी नहीं करेंगे, फिर इस लड़की से शादी का वादा क्यों कर रहे हैं? वो लड़की मुझे देखते ही बोली, क्या आप शादीशुदा हैं? इतने दिनों से मुझे धोखा दे रहे थे, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, कहकर वह लड़की वहाँ से चली गई। ब्रजेश वहाँ से मुझे घसीटते हुए घर तक लेकर आया और अपनी माँ से बोला, आपसे एक औरत संभाली नहीं जाती माँ, और यह मेरे पीछे पीछे चली आई और आपने इसे रोका तक नहीं। आज मैं अपनी दूसरी शादी की बात करने के लिए एक लड़की से मिलने गया था। वहाँ आकर इसने सब गुड़ गोबर कर दिया। बड़ी मुश्किल से उस लड़की को पटाया था मैंने। उससे शादी करने के बाद व्यापार में मुझे उसके पिता के द्वारा काफ़ी मुनाफा भी होता। अब मेरी सास गुस्से में बोली, इससे तेरी खुशी नहीं देखी जाती बेटा, यह कब मुझसे छिपकर चली गई मुझे पता नहीं चला। इसके रहते तेरी शादी नहीं हो सकती, इसे अभी के अभी घर से बाहर निकालो। ब्रजेश गुस्से में बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ, और उसने मुझे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं देखती रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ और क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। मैं फिर अपने मायके चली गई। जैसे ही मैं अपने मायके पहुँची, मेरे माता पिता मेरी हालत देखकर समझ गए कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। उन्होंने पहले मुझे घर के अंदर आने दिया, मुझे पानी देकर बिठाया, फिर बोले, क्या बात है, तू अकेले आई है, दामाद जी कहाँ हैं? मैंने जब उन्हें पूरी बात बताई तब मेरी माँ बोली, जो मेरी जन्मदात्री माँ थी, अगर तू माँ नहीं बन पा रही है तो इसमें तेरी गलती है ना। दामाद जी दूसरी शादी तो करेंगे ही, सभी करते हैं ऐसा, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुझे तो उनकी शादी में आगे बढ़कर जो सहायता करनी चाहिए, आखिर घर को वारिस तो चाहिए। तुझे उस लड़की को शादी के लिए मनाना चाहिए। तेरे कारण उनकी शादी टूट गई है तो उनका नाराज होना तो बनता है। पिताजी बोले, बेटा हमें भी समाज के हिसाब से ही रहना पड़ता है। समाज में रहकर हम समाज के लोगों से वैर नहीं ले सकते। अगर उन लोगों को पता चल गया तेरे ससुराल वालों ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया है और तू मायके में आकर बैठी है, तो तू ही सोच हमारी कितनी बदनामी होगी। नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, ऐसे मत देख मुझे। मैं यह नहीं कह रहा कि तू अभी चली जा, अभी तू यहाँ रुक, आराम कर, लेकिन ससुराल तो तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि शादी के बाद तेरा असली घर तेरा ससुराल ही है, मायका तो पराया हो गया। घबरा मत, हम दामाद जी से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे, और तुझे भी समझना होगा बिटिया, उनकी दूसरी शादी तो होगी। जितनी जल्दी तो इस सच्चाई को मान लेगी तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। अब वो भी क्या करें, बच्चा तो हर किसी को चाहिए होता है, उनकी गलती भी नहीं कही जा सकती। मैं माँ और पिताजी की बातों को सुनकर हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आया, मेरे जन्म देने वाले माता पिता मुझे बता रहे हैं कि जिस घर में मैंने जन्म लिया है वह घर अब मेरा नहीं रहा। उस दिन मैं समझ गई औरतों का घर होता ही नहीं है, उनका किसी भी घर पर कोई अधिकार नहीं होता। कब कौन उन्हें घर से निकालने की धमकी दे बैठे या घर से निकाल दे, कहाँ नहीं जा सकता। मायका तो मायका ही है, समाज लड़कियों को अपने मायके में कहाँ रहने देता है। अगर माँ बाप चाहें
तो भी समाज के इतने ताने उन्हें सुनने पड़ते हैं, वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते। नैना बोली, तो फिर क्या आपके माँ पिताजी ने आपको यहाँ पहुँचा दिया और इन लोगों ने आपको वापस रख लिया? निर्मला की आंखों में आंसू आ गए और बोली, मेरे माता पिता इन लोगों के पैरों में गिरकर मेरी तरफ से माफ़ी मांगते रहे। मैंने भी माफ़ी मांगी, तब जाकर ये लोग मुझे इस घर में रखने को राजी हुए। नैना बोली, दीदी हम औरतों की किस्मत ऐसी क्यों होती है? हमें ही सब कुछ क्यों सहना पड़ता है? निर्मला बोली, पता नहीं ऐसा क्यों होता है नैना, क्यों भगवान ने हमारी किस्मत ऐसी बनाई है। हो सकता है बाकी औरतों की किस्मत अच्छी हो, हमारी ही किस्मत खराब हो। नैना बोली, हाँ हो सकता है दीदी। अच्छा दीदी, कल हमें एक शादी में जाना है ना, सासू माँ कह रही थी, आप भी चलोगी ना? निर्मला बोली, हाँ चलूंगी। अगले दिन नैना को नीचे कमरे से निकलते देखकर निर्मला की सास ने पूछा, तू यहाँ क्या कर रही है नैना? तभी ब्रजेश बोला, इसे कल कमरे से बाहर निकाला था, आपने ही कहा था ना ज़्यादा सिर चढ़ाने को, कि इसे ज़्यादा सिर मत चढ़ाना, इसलिए सही औकात बता रहा था। कल मुझसे पहले ही खाना खा लिया था इसने। तब नैना की सासू माँ बोली, अरे बाप रे, इतना बड़ा पाप कर दिया, पति से पहले खाना खा लिया। एक दिन तुझसे थोड़ी देर भूखे नहीं रहा जाता। ब्रजेश बोला, छोड़ो ना माँ इन सब बातों को, यह सब तो चलता रहेगा। आपको याद है ना, आज हमें शर्मा जी के यहाँ शादी में जाना है, सब लोग चलेंगे ना? तब नैना की सास बोली, हाँ मुझे याद है, चलना तो सबको है, लेकिन निर्मला नहीं जाएगी। मैं नहीं चाहती उसे देखकर लोग वहाँ बातें बनाएं। वैसे भी अब मेरे साथ नैना ही हर जगह जाएगी, निर्मला नहीं। नैना यह सुनकर बोल पड़ी, क्यों दीदी, क्यों नहीं जा सकती? ऐसा है तो मैं घर पर रह जाती हूँ, आप लोगों ने लेकर जाइए। ब्रजेश बोला, रात का थप्पड़ भूल गई हो क्या? कहो तो फिर अभी याद दिला दूँ। जब एक बार कह दिया कि निर्मला नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। निर्मला बोली, रहने दो नैना, मैं घर पर ही रुक जाऊंगी, तो मेरे लिए परेशान मत हो। शाम को सब लोग शादी में चले जाते हैं, निर्मला घर पर अकेली रह जाती है। अंधेरा होने के बाद निर्मला को डर लगने लगा। वह बाहर जाकर सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगी, क्योंकि मौसम भी खराब होने लगा था। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने की वजह से निर्मला डरकर अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई, तो उसने सोचा इस वक्त कौन आया होगा, सब लोग तो शादी में गए हैं, इतनी जल्दी आ गए। निर्मला लैंप लेकर दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने किसी ने उसके हाथों से लैंप छीनकर पास रखे टेबल पर रख दिया और उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वह कुछ समझ पाती उसके पहले ही उसके नाक पर उसने रुमाल रख दिया, जिससे वो बेसुध होने लगी। वो इंसान उसे गोद में उठाकर उसके कमरे तक ले गया। निर्मला बेसुध थी, लेकिन उसे सब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। वो कि जितना भी कोशिश करती चीखने चिल्लाने की, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। वो आदमी उस पर जो पलंग पर लिटा दिया और अपने हाथों को दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अंधेरा होने की वजह से उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। निर्मला भी अपनी आंखें पूरी तरह खोल नहीं पा रही थी। वह छटपटा रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। जब उसे होश आया तो उसके होश उड़ गए। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसने फौरन इधर उधर देखा, कमरे में कोई नहीं था। उसकी साड़ी नीचे गिरी हुई थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहनकर, उसका सर उसे भारी लग रहा था। उसे धुंधला धुंधला कुछ याद आ रहा था। वह जोर जोर से रोने लगी। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। सामने खाना लेकर घर का नौकर रामू खड़ा था। रामू को देखकर उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपने आंचल को समेटते हुए बोली, तुम? रामू बोला, हाँ भाभी मैं। आपने अभी तक खाना नहीं खाया और अपने कमरे से बाहर भी नहीं आई, इसलिए मैं खाना लेकर आपके कमरे में आ गया। अब काफ़ी समय हो चला है, बाकी लोग भी आते होंगे, आप खाना खा लीजिए। रामू जब खाना खाकर जाने लगा, तब निर्मला ने कहा, एक मिनट रुको, अभी थोड़ी देर पहले क्या तुम मेरे कमरे में आए थे? रामू घबराता हुआ बोला, नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मैं तो आपके कमरे में नहीं आया था, और मैं बिना आपकी इजाज़त के आपके कमरे के अंदर कैसे आ सकता हूँ? अगर मैं आपके कमरे में आया होता तो आपको पता होता ना क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? निर्मला बोली, नहीं कुछ नहीं, कुछ देर के लिए पूरे घर में अंधेरा हो गया था, तो मुझे लगा शायद तुम घर में नहीं होंगे, इसलिए बाहर हॉल में लैंप भी नहीं रखा था तुमने।
रामू बोला, नहीं भाभी, मैं तो घर पर ही था। लाइट जाने के बाद मैंने हर जगह लैंप रखी थी। उसके बाद किचन में ही रेडियो सुनकर खाना बना रहा था। हो सकता है लैंप तेज हवा से बुझ गया होगा। वैसे भी शाम होते ही सारी जगह पर लैंप लगा देता हूँ, क्योंकि बिजली तो यहाँ कब चली जाती है इसका कोई ठिकाना नहीं होता। निर्मला बोली, अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कुछ देर बाद घर के सब लोग आ गए। नैना काफी खुश थी। बहुत दिनों बाद वो घर से बाहर निकली थी। उसकी खुशी की वजह और भी थी, और वह यह थी कि उसकी दोस्त राखी, जो उसे शादी में मिली थी, राखी उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। उसकी शादी 1 साल पहले हुई थी। शादी के बाद राखी से एक बार ही नैना की मुलाकात हो पाई थी। आज बहुत दिनों बाद उसे मिलकर नैना को बहुत अच्छा लगा। वह अपनी खुशी बांटने निर्मला के पास पहुंची। नैना खुशी से उछलते कूदते दीदी दीदी बोलती हुई निर्मला के कमरे में गई। जैसे ही उसकी नज़र निर्मला के चेहरे पर गई, वो एकदम से शांत हो गई। उसने निर्मला की ओर देखकर कहा, क्या हुआ दीदी, आपकी तबीयत खराब है क्या? क्या हुआ है आपको? आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? आप रो रही थी। मैंने तो कहा था कि ये लोग मुझे घर में छोड़कर चले जाएं और आपको लेकर जाएं, लेकिन आप नहीं मानी, और वो लोग भी नहीं माने। कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं है कि मैं आपको अकेली छोड़कर चली गई? निर्मला बिना कुछ बोले उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। नैना वास्तविकता से अनजान मासूमियत से बोली, आप इतना क्यों रो रही हैं दीदी? अगली बार किसी की शादी होगी तो आप चले जाना। निर्मला नैना की बातों का कोई जवाब दिए बिना रोई जा रही थी। तब नैना ने उसे अपने आप से अलग करते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या बात है दीदी? तभी उसकी नज़र नैना की गर्दन पर गई, उसके गालों पर गई जहाँ काटने के निशान थे। उसे देखते ही नैना बिल्कुल सहम गई। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसने झटके से निर्मला का हाथ छोड़ा और बोली, ये सब क्या है दीदी? निर्मला बिना कुछ बोले लगातार रोई जा रही थी। तब नैना उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर झकझोरते हुए बोली, दीदी बताइए क्या हुआ? मैं अभी सबको बताती हूँ जाकर कि आपके साथ क्या हुआ, कौन था वो, किसने यह सब किया। फिर वो आवाज़ लगाने लगी, माँ जी आप इन्हें लेकर दीदी के कमरे में आइए। कुछ देर बाद जो उसकी सास नैना की निर्मला के कमरे में पहुंची और गुस्से में बोली, इतना क्यों चिल्लाई जा रही है, क्या हो गया? नैना बोली, दीदी गिर गई हैं और उन्हें चोट आ गई है। तब उसकी सास बोली, तो इसमें पूरा घर सर पर उठाने की क्या जरूरत है? यहाँ वहाँ देख कर चलती फिरेगी तो गिरेगी ही ना, ढंग से तो चलती नहीं है, इधर उधर ध्यान रहता है इसका। तो इसकी ज़्यादा फिक्र ना कर, यह सुबह तक ठीक हो जाएगी। अपने पति की फिक्र कर, जल्दी कमरे में जा वरना वो नाराज हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह नैना निर्मला के पास पहुंची और बोली, दीदी कैसी हैं आप? जानती हूँ शरीर के जख्म तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आत्मा के जख्म ताउम्र रहेंगे। आपने मुझे घर के लोगों को सच बताने क्यों नहीं दिया? आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, कम से कम घर के लोग यह तो पता लगाते आपके साथ ऐसा किसने किया। निर्मला रोती हुई बोली, किसी को कुछ भी बताने से कोई फायदा नहीं नैना। अगर ये लोग सच जान जाएंगे तो मुझ पर और 1000 लाछन लगाकर घर से बाहर निकाल देंगे, और फिर तुम सोचो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरे पास तो मरने के अलावा फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। अगर कल रात इन्हें सब कुछ पता चल जाता तो ये लोग रात को ही मुझे घर से बाहर निकाल देते। गलत मेरे साथ हुआ है, लेकिन अपराधी भी मैं ही साबित होती, यहाँ तक कि मेरे चरित्र पर भी लाछन लगाया जाता। नैना बोली, तो क्या आप अपराधी को ऐसे ही जाने देंगी? जिसने आपके साथ ऐसा किया उसे सजा तो मिलनी चाहिए। निर्मला बोली, सजा? सजा उसे नहीं, मुझे मिलेगी, पूरी जिंदगी मिलेगी। पूरा समाज मुझ पर थूकेगा, मेरे साथ साथ मेरे माता पिता पर भी लाछन लगाया जाएगा। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ नैना, किसी के कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सजा की बात है तो ब्रजेश ने तुम्हारे साथ जो पहली रात वाले दिन ही तो यही किया था। फर्क बस इतना था कि वहाँ बलात्कारी तुम्हारा पति था और यहाँ बलात्कारी कोई और है। सजा कहाँ मिल पाती है ऐसे लोगों को? सजा तो स्त्रियों को ही भुगतना पड़ता है। नैना कहने लगी, जो भी हो दीदी, मैं सच्चाई का पता लगाना चाहती हूँ। आखिर वह अपराधी कौन है? क्या आपको कुछ याद है? उस आदमी की कदकाठी, उसका चेहरा? निर्मला बोली, नहीं मुझे याद नहीं है, धुंधली सी एक तस्वीर, कितना भी याद करती हूँ कुछ भी याद नहीं आ रहा। नैना बोली, जिस वक्त यह हादसा हुआ रामू कहाँ था? निर्मला बोली, पता नहीं, दरवाजा खटखटाने की आवाज़ पर कुछ देर तक जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं दरवाज़ा खोलने गई, मुझे लगा शायद वो घर में नहीं है, जबकि घटना घटने के कुछ देर बाद वो ही मेरे लिए खाना लेकर आया था। नैना बोली, वो जब आपके लिए खाना लेकर आया था तब आपने पूछा नहीं वह घर में था या नहीं? निर्मला बोली, हाँ पूछा था, उसने कहा वो घर में ही था।
नैना बोली, दीदी आपके अलावा इस घर में सिर्फ रामू ही था और कोई नहीं था। जब नैना ने कहा, दीदी कहीं अपराधी रामू तो नहीं, तब निर्मला ने कहा, नहीं नहीं नैना, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सालों से रामू यहाँ काम कर रहा है, आज तक कभी उसने नज़र उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। नैना बोली, दीदी इंसान की नीयत कब खराब हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है आप सही कह रही हो, क्योंकि आपके अनुसार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई थी और आप दरवाज़ा खोलने गई थी। दरवाज़ा खोलने के बाद किसी ने आपके साथ यह सब किया, इसका मतलब वो कोई और था, लेकिन कौन, ये कैसे पता लगाया जाए। निर्मला बोली, पता लगाकर भी क्या होगा, तुम छोड़ो इन सब बातों को, जो होना था वो हो चुका। अगर पता चल भी जाए तो किसने ऐसा किया है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। सजा तो उसे तो मिलेगी नहीं, उल्टा पूरे परिवार में मेरी बेइज्जती होगी। मैं किसी से आंख नहीं मिला पाऊंगी और मेरा एकमात्र आश्रय यह घर भी मुझसे छूट जाएगा। इसलिए तुम रहने दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसी समय नैना की सास नैना को आवाज लगाते हुए बोली, अरे नैना बहू, इधर आ, देख तुझसे मिलने कौन आया है। नैना जब बाहर आई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके सामने उसकी सहेली राखी खड़ी थी। दोनों सहेलियां खुशी से आपस में गले लग गईं। राखी के पति रवि भी उसके साथ आए थे। रवि बोले, देख रही हैं माँ जी, दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलकर कितनी खुश हैं। मैं तो बस राखी को ऐसे ही खुश देखना चाहता था। बस मुझे पता था यह अपनी सहेली नैना से मिलकर बहुत खुश होगी, इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ आ गया। नैना की सास बोली, हाँ खुश तो बहुत हो रही हैं दोनों, एक दूसरे से मिलकर, सहेलियों से मिलकर खुशी तो होती ही है। अच्छा, अब दोनों मिलकर ही करती रहोगी या इस बेचारे की तरफ भी ध्यान दोगी। तब नैना की सास बोली, नैना रवि के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। नैना बोली, जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। रवि बोला, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोनों सहेलियाँ आराम से बैठकर बातें कीजिए, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। लौटते वक्त राखी को जब लेने आऊँगा तब चाय नाश्ता जरूर करूँगा, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। नैना राखी को लेकर अपने कमरे में आ गई। दोनों बहुत दिनों बाद मिली थी तो बहुत सारी बातें करनी थी। उन्हें कुछ देर इधर उधर की बातें की दोनों। फिर राखी ने पूछा, नैना तो खुश तो है ना, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ पर? ब्रिजेश जी प्यार तो करते हैं ना तुझसे? नैना कहने लगी, हाँ करते हैं, तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। राखी बोली, मैंने पूछा तू खुश है या नहीं, ठीक तो तू होगी। नैना बोली, मैं खुश भी हूँ। राखी बोली, हाँ खुश रहना भी चाहिए, इतना अच्छा घर परिवार मिला है। ब्रिजेश जी उम्र में तुझसे बड़े हैं, लेकिन काफ़ी नाम है उनका शहर में और तुझसे प्यार भी बहुत करते होंगे। नैना बात को पलटते हुए बोली, मेरी छोड़ तू राखी, बता तेरी जिंदगी कैसी चल रही है? रवि जी को देखकर तो लगता है वो तुझे बहुत प्यार करते हैं। राखी कुछ देर चुप रही और बोली, हाँ वो तो है। नैना बोली, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुझ कुछ कहना तो चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही? राखी बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं, मुझे क्या कहना होगा, रवि मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे एक पल भी अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देना चाहते, और क्या चाहिए मुझे। नैना उदास होकर बोली, हाँ तू किस्मत वाली है राखी, तुझे रवि जैसा पति मिला। उम्र में भी वो तुझसे ज़्यादा बड़े नहीं है, बहुत अच्छी लगती है तुम दोनों की जोड़ी। राखी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वो तो है, जोड़ियाँ तो ऊपर से बनकर आती हैं, जिसके साथ लिखी होती है बन जाती है। नैना उदास होकर बोली, हाँ और जिसके साथ नहीं लिखी होती नहीं बन पाती। उसकी आंखों में भी शरद की यादें तैर गईं। राखी बोली, हाँ बात तो तेरी सही है, लेकिन तेरी बातों के पीछे बहुत दर्द छुपा हुआ है, क्या बात है? नैना कुछ भी तो नहीं कहने लगी, बस यूं ही कह दिया। तभी नैना की सास आवाज़ लगाती हुई बोली, नैना नीचे रवि आ चुका है, तुम लोग जल्दी नीचे आओ। नैना राखी के साथ नीचे आ गई। रवि की ओर देखकर बोली, बड़ी जल्दी आ गए आप, अभी तो हम दोनों ने जी भरकर बातें भी नहीं की। रवि हंसते हुए बोला, जल्दी कहाँ नैना जी, पूरे 1 घंटे बाद आया हूँ, अभी भी आप लोगों की बातचीत खत्म नहीं हुई। चलिए कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन इन्हें छोड़ जाऊँगा, वो क्या है ना, मैं इनके बगैर कहीं ज़्यादा देर रह नहीं पाता। नैना मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा बहुत प्यार करते हैं आप मेरी सहेली से? रवि बोला, जी हाँ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। नैना राखी को कोहनी मारकर हंसते हुए धीरे से बोली, पक्के आशिक हैं तेरे रवि जी। फिर रवि की ओर देखकर बोली, अच्छा मैं चाय लेकर आती हूँ, आप बैठिए, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। आपने कहा था आप चाय नाश्ता पी खा कर जाएंगे, इसलिए अभी आप बैठे, मैं आती हूँ। तभी ब्रजेश का भतीजा संजय आ गया। उन्हें देखकर बोला, अरे रवि भैया आप कैसे हैं? राखी भाभी आप कैसी हैं? अपनी सहेली से मिलने आई हैं? राखी के बोलने से पहले ही रवि बोल पड़ा, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी भाभी भी ठीक है। वैसे तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब यह तो
काम का समय है, तुम तो ब्रजेश चाचा जी के साथ रहते हो ना। संजय बोला, हाँ वो मैं किसी काम से आया था, चाचा जी कुछ कागजात मंगवाए थे उन्होंने। संजय के वहां से जाने के बाद रवि ने घूर कर राखी की ओर देखा और बोला, इसे कैसे पता चला तुम यहाँ आई हो? इसलिए मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर नहीं जाता। और यह आंचल क्यों ऐसे रखा है? तुमने मर्दों को देखा नहीं कि आंचल गिराना शुरू कर दिया? कहकर उसने उसके हाथों को पकड़ लिया। राखी के चेहरे पर दर्द का भाव आ गया। वो बोली, क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द हो रहा है, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? मैंने किसी को नहीं बुलाया और मेरा आंचल बिल्कुल ठीक है। नैना पर्दे के पीछे से चाय लेकर आती हुई उनकी बातें सुनकर दंग रह गई। तभी रवि को किसी के आने का आभास हो गया। सामने नैना को देखकर उसने कहा, अरे नैना जी, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए यहाँ, चाय नाश्ता मेरे लिए लाई हैं ना, तो फिर मेरे पास ही लाइए, तभी तो मैं खा पाऊंगा। नैना को अब रवि से डर लगने लगा था। उसने घबराते हुए कहा, हाँ हाँ लाती हूँ। तभी ब्रजेश जी वहाँ पर आ गए। ब्रजेश ने रवि को देखकर कहा, रवि तुम कब आए? रवि बोला, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। आज राखी को अपनी सहेली से मिलवाने लेकर आया था। मुझे 1 घंटे का काम था, इसलिए राखी को यहाँ छोड़कर चला गया। सोचा तब तक दोनों सहेलियाँ मिलकर बातचीत करेंगी। दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हैं। वैसे भी इन लोगों को घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिल पाती है। बेचारी दिन भर काम करती हैं, इसलिए थोड़ा बाहर लेकर जाऊंगा तो सोचा इसे अच्छा लगेगा और नैना जी भी खुश हो जाएंगी। ब्रजेश बोला, औरतों को काम ही क्या है, घर के काम करने, उसके बाद आराम ही तो करना है। उन्हें ज्यादा सर पर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। रवि बोला, हाँ मुझे पता है कहाँ कितनी ढील देनी है। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। ब्रजेश बोला, अरे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? खाना खाकर जाना। नैना अपनी सहेली को भूखा ही भेजोगी क्या? नैना बोली, नहीं नहीं, मैं अभी खाने की तैयारियां करवाती हूँ, आप लोग खाना खाकर ही जाइएगा। राखी बोली, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ किचन में तेरी मदद करने। ब्रजेश रवि के साथ बैठकर बातचीत करने लगा और संजय को ड्रिंक लाने को कहता है। उधर किचन में नैना खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। राखी भी उसकी मदद कर रही थी। रामू ने कहा, भाभी अब मैं खाना बना लूंगा, आप लोगों ने तो सारी तैयारी ही कर दी। आप लोग जाइए, आराम से बैठकर बातें कीजिए, खाना बन जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। नैना राखी को लेकर अपने कमरे में आ गई। राखी नैना से नजरें बचा रही थी। नैना ने उसकी ओर देखकर कहा, राखी अभी अभी जो कुछ मैंने नीचे देखा वो क्या था? एक तरफ रवि जी तेरी इतनी परवाह करते हैं और दूसरी तरफ तुझसे इस तरह बात कर रहे थे, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। राखी की आंखों में आंसू बहने लगे। वो बोली, क्या बताऊं नैना, रवि मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उनका प्यार मेरे लिए पिंजरा बन गया है। ऐसे लगता है जैसे मैं एक सोने के पिंजरे में कैद हूँ। वो मुझे प्यार तो करते हैं, मेरी हर जरूरत का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन अगर मैं किसी पुरुष से बात कर लूँ या कोई मुझसे बात कर ले तो फिर पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। इन्हें शक की बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं। मैं इस आदत से बहुत परेशान हूँ। अभी कुछ दिन पहले संजय हमारे घर आए थे, शायद ब्रजेश जी ने कुछ काम से उन्हें भेजा था। मैं ही सामने मिल गई तो मुझसे मेरा हालचाल पूछने लगे। जैसे ही रवि की नज़र गई वह गुस्से में आग बबूला हो उठे। उसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके जाने के बाद उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, कितना भी समझाऊं, लेकिन वो मेरी बातें समझते ही नहीं है। आज भी संजय ने जब मुझसे औपचारिकता बस बातचीत की तो फिर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। बात सिर्फ संजय की ही नहीं है, चाहे कोई भी पुरुष हो, यहाँ तक कि मुझसे उम्र में छोटा लड़का भी हो, अगर मुझसे बात कर ले या भूल से कहीं मेरी तारीफ कर दे तो फिर इनका व्यवहार बदल जाता है। मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने लगते हैं, मुझे मारने पीटने लगते हैं और थोड़ी देर बाद शांत होकर माफ़ी मांगने लगते हैं। मेरे जख्मों पर मरहम लगाने लगते हैं। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, महंगे कपड़े, महंगे गहने, घूमना फिरना सब मेरी ज़िंदगी में है, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो चली है। ऐसे माहौल में मेरा दम घुटने लगा है। हमेशा एक डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कोई मुझे टोक दे और फिर मैं कटघरे में खड़ी हो जाऊं। कई बार तो मैं अनजाने में इधर उधर देख रही होती हूँ तो इन्हें लगता है कि मैं सामने खड़े लड़के को देख रही हूँ, जबकि मेरी नज़र उस लड़के की ओर जाती भी नहीं है। पल भर में मुझे इतना प्यार करने लगेंगे जैसे इनसे अच्छा कोई दुनिया में नहीं हो सकता, और पल भर में जानवरों की तरह मुझे मारने पीटने लगेंगे। क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। ऊपर से सबको लगता है मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। मुझसे ज़्यादा अच्छी किस्मत तेरी है नैना। माना कि ब्रजेश जी उम्र में तुझसे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन कम से कम ऐसे सनकी तो नहीं है। नैना की आंखों में के आगे जो पहली रात ब्रजेश की हैवानियत, उसका मारना पीटना याद आने लगा।
वो आंखें भरती हुई बोली, पता नहीं किसकी किस्मत अच्छी है और किसकी बुरी। मुझे तो ऐसे लगता है सारी औरतों की किस्मत बुरी होती है। शायद ही कोई ऐसी औरत होगी जो सुखी होगी। राखी बोली, तू ऐसा क्यों बोल रही है नैना? ब्रजेश जी तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते क्या? नैना बोली, इस दुनिया में ऐसा कौन सा पति है जो अपनी पत्नी पर अपनी हुकूमत नहीं चलाता, अपनी मर्जी नहीं चलाता, उसे मारता पीटता नहीं है, उसके चरित्र पर लाछन नहीं लगाता। सब एक जैसे ही हैं। तभी रामू ने आकर कहा, भाभी खाना बन चुका है, आप लोग नीचे आइए। नैना राखी के साथ नीचे आ गई। फिर वो लोग जब खाना खाकर जाने लगे तब रवि ने राखी का हाथ पकड़कर कहा, अब तो आप खुश हो ना? आपको खुश देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। मैं तो बस यही चाहता हूँ आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें। आखिर आप मेरे दिल की मलिका जो हैं। चलिए अब घर चलते हैं, रास्ते में आज आपकी मनपसंद की आइसक्रीम भी आपको खिलाएंगे। नैना सोच रही थी, इनकी बातों को सुनकर कौन जान सकता है इनके रिश्ते की असली सच्चाई को। सबके खाने के बाद नैना निर्मला को खाना लेकर उसके कमरे में गई। उसे देखते ही निर्मला बोली, अरे तुम क्यों खाना लेकर आई हो नैना? मैं खुद ही जाकर ले लेती ना। नैना बोली, मैं जानती हूँ दीदी, इस वक्त आप बहुत परेशान हैं। आप कहें या ना कहें मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ, इसलिए मैं खाना लेकर चली आई, क्योंकि मुझे पता है आप बिना खाए नहीं रह पाएंगी। नैना के खाना रखते ही खाने में रखा चम्मच गिरकर पलंग के नीचे चला गया। नैना पलंग के नीचे उस चम्मच को निकालने के लिए जैसे ही झुकी, उसे चम्मच के साथ साथ वहाँ एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। वो एक अंगूठी थी। उसने उसे बाहर निकालते हुए कहा, दीदी ये अंगूठी आपकी है क्या? निर्मला उस अंगूठी को गौर से देखती हुई बोली, नहीं ये अंगूठी मेरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये लेडीज अंगूठी नहीं बल्कि जेंट्स अंगूठी है। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों एक साथ बोल पड़ी, इसका मतलब? नैना बोली, हाँ दीदी, इसका मतलब ये अंगूठी उसी इंसान की है जिसने आपके साथ। निर्मला बोली, ऐसा लगता है जैसे अंगूठी मैंने पहले कहीं देखी है, लेकिन कहाँ वो याद नहीं आ रहा। नैना बोली, याद कीजिए दीदी, किसके हाथ में आपने ये अंगूठी देखी है? कौन है वो इंसान जिसके हाथ में आपने ये अंगूठी देखी? याद करने की कोशिश कीजिए दीदी, दिमाग पर जोर डालिए। नैना ने निर्मला से कहा, दीदी कोशिश कीजिए, कुछ तो याद आएगा। निर्मला कुछ देर उस अंगूठी को हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखती रही। अचानक उसने कहा, यह तो ब्रजेश जी के छोटे भाई चंद्रेश जी की अंगूठी है। नैना हैरानी से बोली, क्या चंद्रेश जी की अंगूठी, यानी चंदू भैया की? निर्मला बोली, हाँ अंगूठी तो उन्हीं की है। नैना बोली, लेकिन उस दिन तो चंदू भैया हम लोगों के साथ शादी में गए थे, फिर उनकी अंगूठी यहाँ कैसे? निर्मला बोली, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अंगूठी तो उन्हीं की है। वैसे जल्दबाजी में हम कोई फैसला नहीं ले सकते, सिर्फ अंगूठी मिलना उनके अपराधी होने की निशानी तो नहीं हो सकती। नैना बोली, सच्चाई का पता लगाने के लिए मैं इस अंगूठी को लेकर उनके पास जाती हूँ, फिर देखती हूँ वो क्या कहते हैं। निर्मला उदास होकर बोली, नैना मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब इस बात को आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि अंगूठी तो चंद्रेश जी की ही है, और अगर उस रात वो मेरे साथ होंगे और अगर उन्हें पता लग गया कि हम यह जान चुके हैं तो तुम नहीं जानती क्या होगा, कयामत आ जाएगी इस घर में। तुम्हें क्या लगता है सब लोग मेरी तरफदारी करेंगे? नहीं, उल्टा लोग मुझे बदनाम करेंगे और इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। इसलिए रहने दो, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ, मुझे नहीं जानना कि किसने ऐसा जो गलत कार्य किया। नैना बोली, ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन फिर भी हमें पता तो चलना चाहिए कि गुनहगार कौन है। आप आज रात मेरे साथ कमरे में सो जाइएगा। ब्रजेश जी आज कहीं बाहर जाने वाले हैं, रात को घर नहीं लौटेंगे, वो कल शाम तक आएंगे। अगर आप मेरे साथ आज मेरे कमरे में सोएंगी, तब अगर अपराधी इसी घर का है तो निश्चित रूप से वो अपनी अंगूठी लेने आपके कमरे में आएगा। मतलब चंद्रेश जी अगर अपराधी हैं तो आज की रात अपनी अंगूठी ढूंढने आपके कमरे में जरूर आएंगे। अगर वो आ गए तब हम 100% आश्वस्त हो जाएंगे कि गुनहगार वही है। इस बारे में हम किसी से बात नहीं करेंगे और कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कि किसने ऐसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। कम से कम आप सतर्क तो रहिएगा। निर्मला बोली, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा नैना, ठीक है जैसा तुम कहो। रात को ब्रजेश के जाने के बाद नैना ने निर्मला को कहा कि निर्मला दीदी आज मेरे साथ सोएंगी, और उसने अपनी सासू माँ से भी बोल दिया कि माँ जी मैं दीदी को अपने कमरे में सुला लेती हूँ, मुझे अकेले में डर लगता है। नैना ने जानबूझकर ये बात चंद्रेश जी के सामने कही थी। तब नैना की सास बोली, उस मनहूस को कहाँ लेकर जाएगी, मैं तेरे साथ सो जाती हूँ। तो अपनी सास के जवाब से नैना समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। तभी चंद्रेश जी ने कहा, अरे माँ आप कहाँ सोएंगी छोटी भाभी के साथ, सोने दीजिए ना उन दोनों भाभियों को एक साथ,
उनका मन भी लगा रहेगा। तब नैना की सास बोली, ठीक है, ले जाओ उस निर्मला को अपने साथ सोने, लेकिन ध्यान रहे दोनों बातें करके रात भर जागी मत रहना, सुबह घर के काम भी करने हैं। नैना बोली, जी माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम लोग सुबह उठकर घर के सारे काम कर देंगे। नैना निर्मला के साथ अपने कमरे में जाने लगी। नैना आगे बढ़ गई और निर्मला दरवाजे पर खड़ी रह गई। नैना ने जब पीछे पलटकर देखा तो निर्मला को दरवाजे पर खड़ा पाया। निर्मला उस कमरे को ध्यान से देख रही थी। उसने सोचा, पल भर में उसकी दुनिया कितनी बदल गई। उसकी आंखों के सामने ब्रिजेश के साथ बिताए एक एक पल याद आ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। बहुत तकलीफ हो रही थी उसे यह सोचकर, कल तक जिस कमरे पर उसका अधिकार था आज किसी और का हो चुका है। जिस कमरे में वो बेधड़क आती जाती थी, आज उसी कमरे में जाने के लिए उसके पांव उसका साथ नहीं दे रहे थे। नैना ने उसकी ओर नम आंखों से देखा और उसका हाथ उसकी ओर बढ़ाती हुई बोली, आइए ना दीदी, यह कमरा कल भी आपका था, आज भी आपका ही है। मैं जानती हूँ इस कमरे के साथ आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी, लेकिन यकीन मानिए मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। निर्मला रोती हुई बोली, मैं जानती हूँ नैना, तुम अनजाने में भी मुझे दुख नहीं पहुँचा सकती हो, लेकिन क्या करूँ, मैं चाहकर भी अंदर नहीं आ पा रही। ऐसे लगता है जैसे मेरे कदम उठ नहीं पा रहे हैं। नैना बोली, इसलिए तो अपना हाथ आगे बढ़ाई जा रही हूँ दीदी, मेरा हाथ पकड़कर अंदर आ जाइए और इस कमरे को आप अपना कमरा ही समझिए। निर्मला उसका हाथ पकड़कर अंदर आ गई और उसे गले से लगाते हुए बोली, नैना, हमारे बीच जो रिश्ता है वो पूरी दुनिया में बदनाम है। ऐसी मान्यता है कि इस रिश्ते में कभी प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि एक औरत सब कुछ बांट सकती है लेकिन अपना पति कभी किसी के साथ नहीं बांट सकती। लेकिन हम शायद पहली ऐसी सौतने हैं जिनके बीच इतना गहरा प्यार है, बिल्कुल सगी बहनों जैसा। नैना बोली, हाँ दीदी, बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन हमारे रिश्ते में यह जो प्यार है यह सब आपके कारण ही तो है, क्योंकि आपने मुझे अपनी खुशियों का दुश्मन नहीं समझा। आप समझती जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी क्या, इस दुनिया में जितनी भी दूसरी शादी होती हैं उसमें अधिकांश ऐसी ही होती होंगी जहाँ लड़की की मर्जी तो बिल्कुल नहीं रहती होगी। अगर लड़की की आंखों में शादी को लेकर एक सपना होता है, कौन सी लड़की ऐसी शादी करना चाहेगी जहाँ उसका पति पहले से शादीशुदा हो और तो और उसकी पहली पत्नी भी जीवित हो। अगर सब लोग आपकी तरह सामने वाले को भी मजबूरी सामने वाले की समझ जाएंगे तो यह रिश्ता समाज में बदनाम नहीं होगा दीदी, और दोनों एक दूसरे की बेहतरीन सहारा बन पाएंगे। निर्मला बोली, नैना, तुम सही कह रही हो, किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसा होता है और आपसी समझदारी होती है। अगर लोग एक दूसरे को समझें तो यह रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। यहाँ सिर्फ मेरा तुम्हारा नहीं, मेरा तुम्हारा उतना ही योगदान है जितना इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने में होना चाहिए। नैना कहने लगी, आप तो सिर्फ मेरी तारीफ करती रहती हैं दीदी। चलिए अब हम जिस काम से आए हैं उस पर ध्यान दें। रात को सब लोगों के सो जाने के बाद नैना और निर्मला किचन में जाकर छुप गईं, लेकिन किचन की खिड़की से निर्मला का कमरा साफ दिखता था। दोनों खिड़की के पास से कमरे पर नजर रखे थी। कुछ देर बाद चंद्रेश जी अपने कमरे से बाहर निकल कर आते हैं, इधर उधर देखते हैं और आगे जाते हैं। नैना और निर्मला के दिल की धड़कन तेज हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहती हैं, अगले पल ही दोनों की आंखों में हैरानी होती है, क्योंकि चंद्रेश जी निर्मला के कमरे के सामने से गुजरकर सामने रखे घड़े की तरफ बढ़ जाते हैं और वहां से पानी निकालकर पीने लगते हैं। निर्मला चंद्रेश जी के कहने लगी, चंद्रेश जी तो कमरे में नहीं गए, मैंने कहा था ना अंगूठी मिलने का मतलब चंद्रेश जी का अपराधी होना साबित नहीं होता है। नैना कहने लगी, अब क्या करें दीदी, चंद्रेश जी तो आपके कमरे में गए नहीं। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि मैं अंगूठी ले जाकर उन्हें सीधे सीधे पूछ लूं कि यह उनकी अंगूठी है या नहीं। निर्मला कहने लगी, अब रहने देते हैं ना नैना, क्या करना है, जानकर कोई भी उसे सजा तो मिलने से रही, तो जानकर क्या करना है, इसलिए अब रहने दो। अब मुझे कुछ भी नहीं जानना है। अब मुझसे वादा करो तुम कि इस मामले में कुछ भी नहीं करोगी। जो हो चुका है मैं तो कभी उसे भूल नहीं सकती। हाँ, मैं तो हर रोज़ डर डर कर जीती हूँ कि कहीं किसी रात वो हादसा फिर मेरे दोबारा ना हो जाए मेरे साथ। रात में उठकर बार बार दरवाजे को देखती हूँ ठीक से बंद है कि नहीं। मैं जानती हूँ अब मुझे इसी तरह जीना होगा। सच पूछो तो रोज़ इस तरह इस बारे में बात कर कर के मेरी तकलीफ और बढ़ जाती है और डर भी बढ़ जाता है मेरे लिए। नैना, अब बस इसे बात को यहीं पर ख़त्म कर दो।
नैना बोली, ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अगर ये सब बातें आपको परेशान करती हैं तो मैं वादा करती हूँ अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगले दिन ब्रजेश भी लौट कर आ जाता है। सभी लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे। नैना चाय लेकर आती है। उसकी नज़र चंद्रेश पर जाती है तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसे पूछ बैठती है, चंदू भैया, आपके हाथ में अंगूठी हुआ करती थी ना, कहाँ गई वो अंगूठी? नैना के इस सवाल से चंद्रेश घबरा गया और बोला, अंगूठी? वो अंगूठी तो टूट गई थी भाभी, इसलिए मैंने उसे सुनार को दे दिया है बनवाने के लिए। तब नैना की सास कहती, अरे तू क्या पंचायत लेकर बैठ गई है? मुझे पता है इसकी अंगूठी सुनार के पास है। कहा था ना इसने मुझसे, जा अपना काम कर जाकर। तो निर्मला नैना की बातों को सुन चुकी थी। उसने कहा, तुमसे मना किया था ना नैना इस बात को ना उठाने को, क्यों जिद पर अड़ी हो तुम? नहीं चाहती क्या मैं इस घर में रहूं? तो नैना निर्मला के हाथों को पकड़कर कहती है, नहीं दीदी, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती, लेकिन जब सामने चंद्रेश जी को देखा तो रहा नहीं गया, सो अंगूठी के बारे में पूछ ली, लेकिन अब पक्का वादा आगे से कुछ नहीं बोलूँगी। ब्रजेश जब कमरे में आया तब नैना ने बोला, तुम चंद्रेश से उसकी अंगूठी के बारे में पूछताछ कर रही थी, क्या बात है, कुछ हुआ क्या? नैना के मन में तो आया सारी बात ब्रजेश को बता दे, उसे भी तो हक है जानने का कि उसकी पहली पत्नी के साथ क्या हुआ है। लेकिन फिर निर्मला से किया हुआ वादा याद आ गया और बोली, कुछ भी नहीं, बस यूं ही पूछ रही थी। घर के सारे काम खत्म करके नैना निर्मला के पास गई, फिर उसकी ओर देखकर बोली, जानती हैं दीदी, आज ब्रजेश जी मुझसे पूछ रहे थे, कुछ हुआ क्या? तुम चंदू से उसकी अंगूठी के बारे में पूछ रही थी। निर्मला घबरा कर कहती है, तो तुमने क्या कहा? कुछ बोल तो नहीं दिया तुमने? नैना बोली, अरे नहीं दीदी, नहीं बोला मैंने। इच्छा तो हुई कि सारी बातें बता दूं उन्हें, क्योंकि उन्हें भी तो जानने का हक है कि आपके साथ क्या हुआ है। आखिर पत्नी है आप उनकी, लेकिन फिर आपसे किया वादा याद आ गया तो मैं कुछ नहीं कह पाई। निर्मला बोली, पत्नी? अब मैं उनकी पत्नी नहीं नैना, उनकी पत्नी तुम हो। तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे कभी कभी सहारे की जरूरत महसूस होती है। लगता है काश कभी आकर वो मेरा हालचाल ही पूछ लें। कितने वर्षों का साथ था हमारा, लेकिन एक पल में छूट गया। तुमसे शादी करने के बाद कभी वो मेरे कमरे में भी नहीं आए। उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं उनके बगैर किस तरह जीती हूँ। कितनी तकलीफ होती है मुझे। नैना, तुम इन लोगों को नहीं जानती, इन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इनके लिए हम औरतें बस घर के काम काज करने के लिए हैं, बच्चा पैदा करने के लिए हैं और इनकी रातें रंगीन करने के लिए हैं। इससे ज़्यादा इनके जीवन में कोई महत्व नहीं होता औरत का। तभी तो किसी की पत्नी मर जाती है, कुछ ही दिनों में समाज के लोग, परिवार के लोग उसकी दूसरी शादी कराने के पीछे लग जाते हैं, या फिर अगर किसी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया तो फौरन दूसरी शादी भी कर लेता है। लेकिन अगर किसी का पति मर जाए तो पत्नी पूरी जिंदगी उसकी याद में बिता देती है। दूसरी शादी करना तो दूर, अगर भूल से कभी उसने थोड़ा मुस्कुरा दिया तो थोड़ा अपने लिए थोड़ा जी लिया तो पूरा समाज उस पर उंगली उठाना शुरू कर देता है। अगर ब्रजेश जी को शक हो गया कि कुछ हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तुम्हें बहला फुसलाकर सारी सच्चाई जान लेंगे, उसके बाद कटघरे में मुझे ही खड़ा करेंगे और धक्के मारकर घर से निकालने में जरा भी देर नहीं करेंगे। वैसे भी बात जब अपनों की होती है तो वही उन्हीं का साथ देते हैं। अब तो पूरी जिंदगी भी कुर्बान कर दें उनके लिए, हम उनके लिए पराए ही रहेंगे। इसलिए ब्रजेश जी जितना भी तुमसे पूछे तुम अपनी जुबान मत खोलना। एक दिन नैना की सास ब्रजेश से बोली, क्या बेटा ब्रजेश, शादी के 2 महीने होने वाले हैं और अभी तक बहू ने खुशखबरी नहीं सुनाई। कितना वक्त लगेगा मुझे पोते का मुंह देखने में? अब तो इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। यह तेरी पहली नहीं बल्कि दूसरी शादी है, यहाँ हम ज़्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। ब्रजेश बोला, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। नैना को गर्भवती तो होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों देर हो रही है। अच्छा, अभी बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, सिर्फ 2 महीने ही तो हुए हैं। अगले महीने फिर से जो नैना की सास ने कहा, अब तो 3 महीने पूरे हो चुके हैं। ब्रजेश, बहू माँ क्यों नहीं बन पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर किसी बांझ को उठाकर ले आया? ऐसा तो नहीं होता। अगर सब कुछ ठीक है तो बहू को अब तक माँ बन जाना चाहिए था। देख, हम जहाँ शादी में गए थे वहाँ तो बहू ने खुशखबरी दे दी है, फिर यहाँ हमारी बहू को इतनी देर क्यों हो रही है? मुझे तो शक होने लगा है कि निर्मला की तरह कहीं नैना भी बांझ तो नहीं है। ब्रजेश बोला परेशान होता हुआ, माँ शुभ शुभ बोलिए माँ, अगर इससे बच्चा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे?
तभी उल्टी करने की आवाज़ आने लगी। ब्रजेश ने अपनी माँ को देखा और नैना की सास ने अपने बेटे को। दोनों की आंखें खुशी से चमक उठी। तो नैना की सास उत्साहित होती हुई बोली, खुशखबरी आ गई बेटा, लगता है बहू माँ बनने वाली है। चल चल कर देखते हैं बहू ठीक तो है ना। जब ब्रजेश और उसकी माँ उठकर खुशी से बेसिन की तरफ जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सामने नैना नहीं बल्कि निर्मला उल्टी कर रही थी। ब्रजेश की माँ उसकी ओर हिराकत भरी नज़र से देखकर बोली, जरूरत से ज़्यादा खा लेने से इसे उल्टी हो रही है। मुफ्त की रोटियाँ मिलती हैं तो कितना खाना है, कहाँ होश रहता है। ये तो बांझ है बांझ, ये कहाँ से माँ बन पाएगी। तभी जो निर्मला बेहोश होकर गिरने वाली थी, लेकिन ब्रजेश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसे उसके कमरे तक ले गया। फिर बोला, इसे डॉक्टर को बुलाकर दिखा देते हैं माँ, कहीं कुछ हो गया, मर गई तो हम ही फंस जाएंगे। पास ही में एक लेडीज डॉक्टर रहती थी। उन्होंने आकर निर्मला का चेकअप किया। फिर बोली, बधाई हो माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। यह खबर सुनकर तो निर्मला की सास खुश हो गई और बोली, क्या सच में? वाह, बहुत बड़ी खुशखबरी दी है तुमने। चलो मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाती हूँ। छोटी ने ना सही, कम से कम बड़ी बहू ने तो खुशखबरी दे दी। डॉक्टर ब्रजेश की माँ के साथ बाहर चली गई। निर्मला को भी होश आ चुका था। ब्रजेश ने उसकी ओर गुस्से से देखा और उसके बालों को पकड़ता हुआ बोला, किसका पाप पेट में लेकर घूम रही है? मेरे मत्थे अपने पाप को चढ़ाने की कोशिश मत करना, मैं इस पाप को नहीं अपनाने वाला। फिर उसने जबरदस्ती हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, निकल जा इस घर से, जिसके साथ मुंह काला किया है उसी के साथ जाकर रहे। अब निर्मला रोते हुए बोले जा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन ब्रजेश उसकी कहाँ सुनने वाला था, वो उसे लगातार मारे जा रहा था। दरवाजे पर खड़ी निर्मला की सास ने भी उसकी बात सुन ली। वो गुस्से में बोली, क्या इसकी कोख में तेरा बच्चा नहीं है ब्रजेश? ब्रजेश की आंखें गुस्से में लाल हो उठी। वह अपनी मुट्ठी बांधकर दीवार पर मारता हुआ बोला, नहीं माँ, मैं तो इसके पास अपनी शादी के बाद कभी आया ही नहीं, तो इसके पेट में मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? पता नहीं किसका पाप लेकर ये हमारे घर में रह रही है। फिर निर्मला का गला पकड़कर बोला, जी तो कर रहा है, इसका गला घोट के मार दूं मैं। तब ब्रजेश की माँ गुस्से में बोली, इसे मारने से कुछ नहीं होगा, उल्टा हम ही फंस जाएंगे बेटा, इसे धक्के मारकर घर से बाहर कर। अब निर्मला रोती हुई ब्रजेश के पैरों में गिर पड़ी, बोली, आप मुझे घर से बाहर ना निकालें, यहीं रहने दें, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन ब्रजेश उसे पैरों से मारते हुए गाली देते हुए बोला, तुझ जैसी गंदी औरत को हम घर में अंदर नहीं रहने देंगे। ब्रजेश उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर आया और घर के दरवाजे से जैसे बाहर करने लगा। नैना बोली, रुक जाइए आप लोग दीदी को इस तरह नहीं निकाल सकते। ब्रजेश गुस्से में नैना की ओर देखकर बोला, जब बुरी बात पता नहीं तो बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, वरना मार मार के तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। नैना हिम्मत करके बोली, पूरी बात से अनजान मैं नहीं बल्कि आप हैं। ब्रजेश ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, कहना क्या चाहती हो तुम, साफ साफ कहो। नैना बोली, पहले आप दीदी को हाथ तो उसे छोड़ दीजिए और अंदर आने दीजिए। ब्रजेश ने निर्मला का हाथ छोड़ दिया। वो दौड़कर नैना के पीछे जाकर खड़ी हो गई। नैना बोली, आप जिस गलती की सजा इन्हें दे रहे हैं वह गलती इन्होंने नहीं की, गलती उनकी नहीं बल्कि किसी और की है। ब्रजेश गुस्से में चिल्लाकर बोला, अगर इसकी गलती नहीं तो फिर किसकी है बताओ। नैना निर्मला के कमरे से अंगूठी लेकर आई और बोली, ये अंगूठी पहचानते हैं ना? यह सब किसकी है अंगूठी? ब्रजेश बोला, यह तो चंद्रेश की अंगूठी है। निर्मला के कमरे में कैसे आई? नैना बोली, सही पहचाना आपने, आप सबके सामने चंद्रेश जी ने कहा कि उनकी अंगूठी टूट गई है, लेकिन सच यह है कि उनकी अंगूठी टूटी नहीं बल्कि दीदी के कमरे में है, क्योंकि जिस रात हम सब शादी में गए थे उसी रात उन्होंने दीदी के साथ ऐसा किया। अब तो नैना की सास गुस्से में बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे पर इल्जाम लगाए? ब्रजेश ये झूठ बोल रही है, चंद्रेश ऐसा कर ही नहीं सकता, उसकी अंगूठी टूट गई है, उसने सुनार को बनवाने के लिए दी है, और जिस रात की ये बात कर रही है उस रात तो चंद्रेश हम सबके साथ शादी में था। तभी चंद्रेश भी आ गया और निर्मला की ओर देखकर बोला, क्या बात है, आप लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? तब उसकी माँ गुस्से में चिल्लाकर बोली, अरे यह कलमुही माँ बनने वाली है और तेरा नाम लगाया जा रहा है कि तू इसके बच्चे का बाप है। चंद्रेश बोला, मैं क्यों ऐसा करने लगा? गलती किसी और की और इल्जाम मेरे सर, मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ब्रजेश नैना के हाथों से अंगूठी लेकर चंद्रेश की ओर देखकर बोला, यह अंगूठी किसकी है? तुम्हारी है ना? तुम्हारी अंगूठी निर्मला के कमरे में क्या कर रही है? चंद्रेश बोला, मेरी अंगूठी तो टूट गई, मैं उसे सुनार को ठीक करवाने देकर आया हूँ। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, एक डिजाइन की हजारों अंगूठियाँ होती हैं, तो क्या इस डिजाइन की सारी अंगूठियाँ मेरी हैं? नैना बोली, सही कह रहे हैं आप,
एक डिजाइन की हजारों अंगूठियां होती हैं, सारी अंगूठी आपकी नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपकी अंगूठी सुनार के यहाँ बनने को दी हुई है तो फिर आप उस दिन रात को निर्मला दीदी के कमरे में क्या लेने गए थे? चंद्रेश हैरानी से नैना की ओर देख रहा था। नैना उसकी ओर देखकर बोली, इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो आप मुझे? आपको क्या लगा कि मैं बिना सच जाने रह जाऊंगी? उस रात आपको हमारी परछाई दिख गई थी, इसलिए आप कमरे में न जाकर घड़े के पास पानी पीने चले गए और आपने सोचा कि हम दोनों वहां से चले गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैं उस रात आप पर नजर रखे हुए थी। उस रात आप निर्मला दीदी के कमरे में अपनी अंगूठी ढूंढने गए थे। सच कह रही हूँ ना मैं? वो तो निर्मला दीदी ने मुझे रोक रखा था, वरना यह बात तो मैं बहुत पहले सबको बता देती। वो डर रही थी, उनका डर सही निकला। उन्होंने कहा था कि कोई भी उन पर भरोसा नहीं करेगा, उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा, और आज वही हो रहा है। चंद्रेश घबराता हुआ बोला, नैना भाभी, या तो झूठ बोल रही हैं आप, या फिर उन्होंने भी, निर्मला भाभी ने झूठी कहानी बताई है। भैया पता नहीं क्यों ये दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाह रही हैं। सच तो यह है कि आपकी दूसरी शादी होने के बाद निर्मला भाभी अकेली पड़ गई हैं। कितनी बार मुझे इन्होंने फंसाने की कोशिश की है, मेरे करीब आने की कोशिश की है। जब मैंने इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया तो मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हैं। अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा तो बुला लिया होगा किसी और को और सोचा होगा मेरा माथे अपना पाप थोप देंगी। ब्रजेश शांत भाव से बोला, तुमने किस सुनार को अपनी अंगूठी बनवाने को दी है? चंद्रेश बोला, अपने पारिवारिक सुनार को, जहाँ हमारे सारे गहने बनते हैं। ब्रजेश बोला, संजय जाकर उस सुनार को बुला कर लाओ। थोड़ी देर बाद सुनार भी आ गया। उससे ब्रजेश ने पूछा, क्या चंद्रेश ने कोई अंगूठी तुम्हें ठीक करने को दी थी? तो उसने अपनी जेब से वैसी ही एक अंगूठी निकाली जैसी निर्मला के कमरे में थी। बोला, हाँ यही रही अंगूठी, इसे ही बनवाने को दी थी चंद्रेश भैया ने। ब्रजेश बोला, ठीक है तुम जा सकते हो। ब्रजेश गुस्से में नैना की ओर देखकर बोला, अब सारी बात साफ हो गई, इसमें चंद्रेश की कोई गलती नहीं, इसलिए अब तुम बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलोगी। और फिर वह निर्मला की ओर बढ़ा, उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे बाहर करने लगा। निर्मला रोती चिल्लाती रही, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाइए। ब्रजेश ने पलटकर देखा तो वहाँ रामू खड़ा था। रामू बोला, रुक जाइए भैया, भाभी को घर से मत निकालिए, भाभी की कोई गलती नहीं है, गलती तो चंद्रेश भैया की है। नैना भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रामू की बातों को सुनकर चंद्रेश उसकी ओर लपकते हुए बोला, नमक हराम, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पर उंगली उठाए? अभी अभी तूने सुना नहीं, सुनार ने आकर सारी बात साफ कर दी है। रामू हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, सुनार का क्या है भैया, उसे आप मेरी तरह भी चुप करवा दिए होंगे। भैया आज आप मुझे कितनी भी मार लो, मेरी जान ले लो, लेकिन आज मैं सच्चाई सबको बता कर रहूँगा। भाभी तो देवी हैं, आज झूठ बोलकर अपने पाप का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता। चंद्रेश उसकी गर्दन को अपने हाथों से दबाते हुए बोला, तो फिर ठीक है, आज मैं तुझे मार ही डालता हूँ। तेरे जैसे नमक हराम को जीने का कोई हक नहीं है, तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। चंद्रेश उसका गर्दन जोर से दबाने लगा, जिससे रामू की सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रामू भी यह हालत देखकर नैना ब्रजेश की ओर देखकर बोली, क्या अब भी आप चुपचाप एक बेकसूर को मरते हुए देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे? फिर कहने के लिए आप लोग एक इज्जतदार परिवार हैं, बहुत बड़ा खानदान है आपका, एक गरीब को सच बोलने की सजा दी जा रही है यहाँ पर। आपसे अच्छे तो हम गरीब लोग हैं, कम से कम सच का साथ देने की हिम्मत तो रखते हैं। नैना की बातों को सुनकर ब्रजेश चंद्रेश की ओर बढ़ा और उसे धक्का देते हुए रामू को अलग किया। रामू की सांसें उखड़ने लगी थी, वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। नैना ने लाकर उसे पानी दिया। कुछ देर बाद जब वह सामान्य हुआ तब ब्रजेश ने कहा, तुम क्या कहना चाहते थे रामू, बताओ मुझे। चंद्रेश गुस्से में बोला, भैया क्या आपको एक दो कौड़ी के नौकर पर भरोसा है, अपने छोटे भाई पर नहीं? ब्रजेश चंद्रेश की आंखों में देखकर बोला, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर इतने परेशान क्यों हो रहे हो, चुपचाप खड़े रहो। रामू जो कहना चाहता है उसे कहने दो, बोलो रामू, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। रामू बोला, भैया जिस दिन आप लोग शादी में गए थे उस दिन कुछ देर के लिए जो बिजली चली गई थी, मौसम भी खराब हो रहा था, घर में हर जगह लैंप रखने के बाद मैं किचन में खाना बनाने चला गया। मैं रेडियो चलाकर खाना बना रहा था। कुछ देर बाद मुझे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब मैंने नीचे आकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने चंद्रेश भैया भाभी की नाक पर रुमाल रखे हुए हैं, जिससे भाभी बेहोश हो गई और उन्होंने भाभी को गोद में उठाया। मैं ये देखकर सन्न रह गया। मैं अभी कुछ कहता उससे पहले ही उन्होंने मुझे गुस्से से देखा। मैं चुप रह गया, वही मेरी गलती थी। फिर उन्होंने भाभी को कमरे में ले जाकर रखा और उसके बाद मेरे पास आए।
मेरे हाथों पर नोटों की गड्डी रखी और बोले, चुपचाप किचन में जाओ, जब तक मैं ना बोलूं तुम नीचे मत आना। मैं बोला, भैया आपने भाभी को बेहोश क्यों किया है? कहीं आप उनके साथ कुछ गलत? मेरी बात पूरी होने से पहले ही इन्होंने कहा, अगर जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना ये पैसे भी रख लूँगा और तुझे जान से मार कर ऐसी जगह फेंक दूंगा जहाँ तेरी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। मैं डर गया था भैया, इसलिए चुपचाप किचन में वापस आ गया और बहुत रोया, क्योंकि भाभी मुझे बहुत मानती थी। उन्होंने कभी मुझे नौकर नहीं समझा, हमेशा घर का सदस्य ही समझा। मुझे हर दिन बहुत आत्मग्लानि होती थी कि मैं उन्हें बचा नहीं पाया। इस झूठ से मेरा दम घुटने लगा था। बहुत बार इच्छा होती कि मैं सबको सच बता दूं, लेकिन अपनी जान के डर से मैं कुछ नहीं कह पाता था। फिर मुझे यह भी लगा कि पता नहीं आप लोग मेरा भरोसा करेंगे भी या नहीं, लेकिन आज जब बात भाभी को घर से बाहर निकालने की हो रही है तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने आज आपको सब सच सच बता दिया। भाभी बिल्कुल निर्दोष है। चंद्रेश घबराता हुआ बोला, भैया रामू की पूरी बात पता नहीं है इसे। दरअसल जो निर्मला भाभी खुद मुझे चाहती हैं, उन्होंने मुझसे कहा था मैं उस दिन उसके पास आ जाऊं और उन्हें बेहोश करने का नाटक करूं, जिससे रामू को उन पर कोई शक ना हो। रामू के मन में उनकी छवि अच्छी बनी रही। मुझे भी लगा कि मैं तो वैसे भी बदनाम हूँ, तो ठीक है, उनके कहे में आ गया। जो भी हुआ उसमें उनकी मर्जी थी, मैंने उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। अब जो ब्रजेश की माँ गुस्से में बोली, बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा चंद्रेश, इसने ही इसे बुलाकर फंसाया होगा, वरना मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात थी तो पहले ही कहा क्यों नहीं? अब जब पेट से हो गई है तब इल्ज़ाम मेरे बेटे पर लगा रही है और खुद सती सावित्री बनी फिर रही है। ब्रजेश, इसे धक्के मार और घर से बाहर निकाल। ऐसी औरत को हम घर में नहीं रख सकते। नैना बोली, अच्छा माँ जी, आप ऐसी औरत को घर में नहीं रख सकती, फिर ऐसे बेटे को कैसे रख सकती हैं जिसने ऐसी हरकत की? अब नैना की सास चिल्लाती हुई बोली, नैना, और फिर उस पर हाथ उठाने की कोशिश करने लगी। नैना ने उसका हाथ पकड़कर नीचे कर दिया और बोली, नहीं माँ जी, अब नहीं, बहुत हो चुका, बहुत कह लिया आपने और बहुत कुछ सुन लिया हमने, लेकिन हर बार आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। हाथ उठाने का पूरा अधिकार है आपको मुझ पर, मेरी माँ समान है आप, लेकिन इसका मतलब यह नहीं आप बिना गलती के भी मुझ पर हाथ उठाएं। यह जो आप बार बार निर्मला दीदी को घर से बाहर निकालने की बात कह रही हैं ना, तो ठीक है, निकाल दीजिए उन्हें, लेकिन एक बात आप भूल रही हैं, उनके घर से बाहर निकलते ही सबको पता चल जाएगा कि वो माँ बनने वाली हैं, और तब जो आज तक आपने ढिंडोरा पीट रखा है कि वह बांझ हैं, यह बात गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि उनमें कोई कमी नहीं है, इसलिए तो वो माँ नहीं बन पाई। और अब सोचने वाली बात यह है कि कमी किस में है। निर्मला दीदी के बाहर जाने से सबको पता चल जाएगा आप लोगों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि उनके पेट में किसी और का बच्चा है, मतलब साफ है, आपके बेटे का बच्चा तो नहीं है। इसका मतलब कमी उनमें नहीं, कमी आपके बेटे में है। तभी ब्रजेश चिल्लाता हुआ बोला, नैना क्या बकवास कर रही हो तुम? नैना बोली, बकवास मैं नहीं कर रही, बकवास अब पूरी दुनिया करेगी। अगर आप लोगों ने निर्मला दीदी को घर से बाहर कर दिया, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना। ब्रजेश ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी माँ गुस्से में बोली, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं इसकी शक्ल तो बिल्कुल देखना नहीं चाहूँगी, इसे यहाँ से जाना होगा कैसे भी। तुम जानो यह लो क्या करना है। चंद्रेश बोला, इसमें जाना क्या है, इसके बच्चे को मार डालते हैं, फिर इसे घर से बाहर निकाल देते हैं। वैसे भी इस बच्चे के कारण मेरे भाई पर सवाल उठाया जा रहा है, उसकी बेइज्जती की जा रही है। अगर यह बच्चा रहा तो मेरे भाई पर हर कोई उंगली उठाएगा। कहकर चंद्रेश एक डंडा लेकर जो निर्मला की तरफ बढ़ा। ब्रजेश को उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीछे करने को कहा और नैना को दोनों भाइयों ने कमरे में पहले ही बंद कर दिया था। निर्मला हृदय विदारक रूप से चिल्ला रही थी, अपने बच्चे को न मारने की गुहार लगा रही थी, लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी एकमात्र सहारा नैना भी कमरे में बंद हो गई थी और रामू को भी किचन में बंद कर दिया था। चंद्रेश ने जैसे ही निर्मला के पेट पर डंडे से पहला प्रहार करना चाहा, वैसे ही किसी ने उसके डंडे को पकड़ लिया और उसी डंडे से ताबड़तोड़ दोनों भाइयों पर प्रहार करने लगा। उसे देखकर जो नैना की सास भी घबरा गई, अपना पल्लू सर पर लेने लगी, क्योंकि उनके आगे किसी की नहीं चलने वाली थी। यह इस घर के मालिक विशंबर नाथ, जो नैना के ससुर और निर्मला के ससुर थे। अपने बेटों को पिटता देखकर जो निर्मला की सास धीरे से बोली, पिताजी इन्हें छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए,
इन्हें डंडे से जमीन पर पटक कर विशंबरनाथ ने कहा, गनीमत मनाओ कि तुम एक औरत हो, वरना तुम्हारा भी यही हाल करता जो तुम्हारे बेटों का किया है। मैं इस घर को छोड़कर तुम्हारे हवाले गया था और यहाँ पर इतना बड़ा पाप होने जा रहा है और तुम चुपचाप खड़ी रही। मैंने सोचा अब मेरी उम्र हो चली है, अब मुझे तीर्थ स्थलों पर अपना जीवन बिताना चाहिए। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे जाने के बाद इस घर में क्या हाल होगा। हमारे घर में बहू बेटी की इज्जत की जाती है, उनकी इज्जत उतारी नहीं जाती। वो तो अच्छा हुआ कि रामू ने मुझे चिट्ठी लिखकर सारी बात बता दी थी और मैं चिट्ठी मिलते ही फौरन चला आया, वरना आज अगर मुझे आने में जरा भी देर हो जाती तो हम कितने बड़े पाप के भागीदार बनते, इसका अंदाजा भी है तुम्हें। और तुमसे यह उम्मीद नहीं थी मुझे भाग्यवान। माँ तो अपने बेटे को हमेशा सही शिक्षा देती है और तुम उन्हें गलत करते हुए यह रोकने की बजाय चुपचाप देख रही थी। बिना तुम्हारी मर्जी के तो यह सब नहीं हो रहा था ना। यह तुम लोगों ने आज सारी सीमाएं लांघ दी हैं। मैं तो समय पर आ गया जब चंद्रेश डंडा लेकर निर्मला के बच्चे को मारने की बात करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी बात सुनकर सारा माजरा मेरी समझ में आ गया। बाकी रामू की चिट्ठी ने सब कुछ पहले ही मुझे समझा दिया था। विशंबरनाथ बोले, छोटी बहू कहाँ है और रामू कहाँ है, बुलाइए जरा उन्हें, अपनी पत्नी से कहने लगे। अब जो ब्रजेश की माँ जल्दी से जाकर किचन और कमरों का दरवाज़ा खोलकर दोनों को बाहर ले आई। रामू उन्हें देखते ही उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, जो आप समय पर आ गए, वरना आज अनर्थ हो जाता। विशंबरनाथ बोले, यह सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है रामू, इन नालायकों से अच्छे तो तुम हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत तो जिंदा है। ब्रजेश और चंद्रेश दोनों दर्द से कराहते हुए दादाजी के पैरों में गिर पड़े और बोले, हमें माफ़ कर दीजिए दादाजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विशंबरनाथ जल्दी से बोले, गलती नहीं, तुमने गुनाह करने जा रहे थे। तुम दोनों को तो बहुत ही अच्छा हुआ जो मैं समय पर आ गया, तुम्हें इस पाप से बचा लिया। फिर ब्रजेश की ओर देखकर बोले, तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद मैंने तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है और तुम्हें सारी जिम्मेदारी देकर मैं संन्यास लेकर यहाँ से चला गया, क्योंकि मुझे लगा कि तुम घर की जिम्मेदारी लेने लायक हो गए हो। लेकिन अब ऐसा लगता है तुम इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं हो। तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह बन गए थे, औरतों की इज्जत ना करना, उन्हें मारना पीटना उनकी आदत में शामिल था। उनकी मौत की वजह जानते हो तुम लोग, तुम्हारी माँ ने क्या तुम्हें बताया ही नहीं? शांति, क्या तुमने इनकी पिताजी की मौत की असली वजह बताई? अब शांति चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। विशंबरनाथ बोले, इसका मतलब तुमने इन्हें सच नहीं बताया? अगर बताया होता तो शायद आज ये ऐसा नहीं कर रहे होते। तुमसे मैं क्या कहूँ, तुम तो खुद एक औरत हो, लेकिन औरत होकर भी औरत की तकलीफ नहीं समझ पाती। इसलिए कहा गया औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आज मैं तुम सबको बताता हूँ मेरे बेटे वीरेंद्र के मरने की वजह क्या थी। मैंने तो अपने बेटे को संस्कारों में पाला, लेकिन उसकी बुरी संगत ने उसकी जान ले ली। एक बार हम सब अपने पुस्तैनी गांव गए थे पूजा करने। उसी समय वीरेंद्र पूजा के बीच में छोड़कर कहीं चला गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वीरेंद्र घर नहीं लौटा। पहले तो हमें लगा शायद कहीं दोस्तों के साथ होगा, लेकिन जब अंधेरा होने लगा तो हमें डर लगने लगा। फिर हमने उसकी खोजबीन शुरू की, गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। अगले दिन सुबह खेत में उसकी लाश मिली। पूरे गांव में कोहराम मच गया कि विशंबरनाथ जो समाज के लिए एक आदर्श हैं, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? किसने उनके बेटे को मार डाला? हम सब पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तुम दोनों उस वक्त बहुत छोटे थे बेटा। मुश्किल से ब्रजेश 10 साल का होगा और चंद्रेश 8 साल का। शांति के लिए बहुत कठिन समय था। मुझे अपना दुख भूलकर तुम तीनों को संभालना था। मेरी पत्नी तो पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। अब बेटे के जाने के दुख से मैं दुखी हो गया। भगवान से भी भरोसा उठने लगा। मैं भगवान से कहने लगा, आखिर मेरे इतने दान पुण्य का, इतने पूजा पाठ का क्या फ़ायदा जब आपने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। पुलिस आई, पूछताछ हुई, जांच पड़ताल किया गया, लेकिन किसने मारा यह पता नहीं चल पाया। पूरे गांव के लोग हैरान थे कि मेरे बेटे को किसने मारा। मेरी तो किसी से कोई जानी दुश्मनी नहीं थी। मैं दुश्मनी तो बहुत दूर, किसी से मेरा मनमुटाव तक नहीं था। वीरेंद्र तो बहुत दिनों के बाद गांव आया था, इसलिए यहाँ उसका कोई दुश्मन भी नहीं हो सकता था। तो फिर क्या हुआ? किसने यहाँ आकर उससे दुश्मनी मोल ली? किसने मार डाला उसको? यह सवाल मुझे परेशान करता रहा। गांव में वीरेंद्र का श्राद्ध क्रम चल रहा था।
इसलिए हमें उसके श्राद्ध कर्म तक गांव में रुकना था, जबकि मैं वहाँ 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहता था। मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती थी। मैं हर दिन उस खेत में जाया करता जहाँ मेरे बेटे की लाश मिली थी। और फिर एक दिन, वह आखिरी दिन था, हमें शहर वापस लौटना था, क्योंकि उस खेत में जाकर मैं अपने बेटे को महसूस करता था, उसे याद करता था। ऐसे लगता था वो कहीं मेरे आसपास है। उस दिन भी मैं हर रोज की तरह उस खेत में गया। उस दिन मैंने देखा जहाँ वीरेंद्र की लाश थी, वहाँ पर एक 12-13 साल की लड़की बैठी हुई थी। वो चाकू से जमीन पर तेजी से लगातार वार कर रही थी। मुझे देखते ही वो मेरी ओर बढ़ी, बहुत ही भयानक लग रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। मुझे देखते ही बोली, अगर मेरे साथ तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हें भी इसी तरह मार दूंगी। मैं पीछे हटा और बोला, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। किसकी बात कर रही हो तुम? किसे मारा तुमने? वो चीखती हुई बोली, तुम्हारे बेटे को। तभी उस बच्ची की माँ वहाँ उसे ढूंढती हुई आ पहुँची। उसकी बातें सुनकर वो मेरे पैरों में गिर पड़ी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, यह कुछ भी बोलती रहती है। और वो अपनी बेटी को लेकर जाने लगी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी अभी तुम्हारी बेटी ने कहा उसने मेरे बेटे को मार डाला। क्या हुआ था? मुझे ठीक से सच सच बताओ, डरो नहीं। अगर मेरा बेटा गलत हुआ तो मैं उसका नहीं तुम्हारा साथ दूंगा। वो औरत रुक गई और फिर हाथ जोड़कर बोली, मालिक, हम तो सोच भी नहीं सकते थे आप जैसे देवता समान इंसान की औलाद ऐसी होगी। मेरी बेटी बच्ची है और इसे बहलाना आसान है। छोटे मालिक को यह बात पता थी। उन्होंने इसे चॉकलेट देने का लालच देकर बुलाया और इसके साथ गलत किया। इसकी जान लेने की कोशिश की, इसलिए इसने अपने आप को बचाने के लिए घास काटने वाले हथियार से उसकी जान ले ली। साहब, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप पुलिस में इसकी खबर मत दीजिएगा, क्योंकि यह तो वैसे भी बच्ची है, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, इसलिए आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए। हमें भी उनकी मौत का बहुत दुख है, उनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए दुख है। मैंने उस मासूम बच्ची को देखा, फिर सोचा उसकी माँ सही कह रही है। पुलिस में जाकर खबर देने से कुछ नहीं होने वाला। इसने तो अपने आप को बचाने के लिए उस पर हमला किया होगा और यह नाबालिग भी है। बात पुलिस तक पहुंचने से इसकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। मैं भी अगर वीरेंद्र को ऐसी गलती करते देखता तो शायद उसकी जान ही ले लेता। इसलिए मैं चुपचाप शहर आ गया। भगवान से अब कोई शिकायत नहीं रही मुझे। मैं समझ गया अपने कर्म का हिसाब यहाँ देना पड़ता है। और मैंने अपनी बहू शांति को सारी बातें बता दी, क्योंकि उसे जानने का पूरा हक था। अफसोस की बात यह फिर भी यह नहीं समझी कि जिस वीरेंद्र ने ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी, उसे एक मामूली सी बच्ची ने मार डाला। और हम अक्सर औरतों को कमज़ोर समझने की गलती करते हैं। एक तरफ तो कन्याओं को देवी रूप में पूजा करते हैं और दूसरी तरफ औरतों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की जाती है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तब आज भी ईश्वर किसी न किसी रूप में न्याय करता है। उस दिन उस मासूम बच्ची की आंखों को देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे माँ भवानी ने खुद आकर इंसाफ किया है। वरना मात्र 12 साल की बच्ची किसी की हत्या कर दे, नामुमकिन सा लगता है। मैं यहाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता था, मुझे तो वापस जाना ही होगा। लेकिन जाने से पहले मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज भी यह घर, हमारे ज़मीन जायदाद सब मेरे नाम है। अभी तक मैंने इसे तुम लोगों के नाम पर नहीं किया है, इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम लोग उस लायक भी हो या नहीं। आज देखकर यह साफ जाहिर हो गया है, तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो घर की जिम्मेदारी और हमारी संपत्ति को संभाल सको। इसलिए अभी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन मैं कभी भी आकर बीच में यहाँ देख लूँगा तुम लोग कैसे रह रहे हो। अगर कभी भी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो कसम माँ भवानी की, मैं अपनी सारी संपत्ति किसी ट्रस्ट को दे दूँगा, गरीबों में बांट दूँगा, लेकिन तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं दूँगा और इस घर को भी बेच दूँगा। तुम लोग देखते देखते सड़क पर आ जाओगे तो किसी को घर से निकालने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। रामू, विशंबरनाथ जी रामू से बोले, तुम्हें मैं एक जिम्मेदारी देता हूँ, क्योंकि इन सब से तुम ही सबसे काबिल हो। यहाँ की हर घटनाओं का तुम अपनी नज़र रखोगे और मुझ तक हर खबर पहुँचाओगे। अगर तुम्हें खरोच भी आई तो यह सारी संपत्ति ट्रस्ट को जाएगी। अब मेरा फैसला यह है कि निर्मला बहू को इसी घर में रहना दिया जाए। उसका बच्चा है, आखिर हमारे खानदान का वारिस है।
इसलिए उस बच्चे को हमारे घर पर, हमारी संपत्ति पर बराबर अधिकार होगा। जहाँ तक बात है इस बच्चे के पिता का नाम देने की, तो मुझे लगता है ब्रजेश, तुम्हें इसे अपना नाम देना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने इसे अपना नाम नहीं दिया तो सवाल तुम्हारे ऊपर उठेंगे। लोग कहेंगे कमी बहू में नहीं तुम्हारे में है। इससे हमारे परिवार की बेइज्जती होगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और चंद्रेश, तुम अपराधी हो, सजा तुम्हें भी मिलनी चाहिए। तुम आज से इस घर में नहीं रहोगे। यह आराम की जिंदगी छोड़कर तुम यहाँ से सीधे गांव चले जाओगे। वहाँ अपनी जमीन